मैं निर्मल सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज हमको राष्ट्रपति पढ़ना है। राष्ट्रपति चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और राष्ट्रपति का पद भी भारतीय संविधान में बहुत ही गरिमामय और सर्वोच्च पद है। तो इससे जुड़ी हुई शर्तें, इनके कार्य अधिकार का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और समझेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को कर सकें। इस राष्ट्रपति टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा करने के मूड में हैं, ताकि अगर यहाँ बेहतर ढंग से समझ आएंगे तो राज्यपाल को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए मित्रों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मित्रों, हम प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में चर्चा किए थे कि यह संवैधानिक प्रधान है, केवल संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक प्रधान है, जबकि व्यवहारिक प्रधान पीएम होता है। ठीक है मित्रों, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक। और अगर राष्ट्रपति की पत्नी है तो भारत की पहली महिला कही जाएगी। भारत की पहली महिला, फर्स्ट लेडी। यहाँ समझाने का कारण यह है कि यह बार बार पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और उनकी पत्नी प्रथम महिला होती है देश की। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं क्या होती है। आइए, योग्यताएं, जैसा कि हमने अन्य जगह पर भी बताया है कि पहली शर्त तो ये होगा कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पे न हो, लाभ के पद पर न हो। चौथा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, का सदस्य बनने की योग्यता। यहां ध्यान देने की बात है, बनने की योग्यता। लोकसभा का सदस्य हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन योग्यता रखता हो कि वो लोकसभा का सदस्य चुना जा सके। अब मित्रों, योग्यताएं हो गई। अब शर्त है कि कम से कम अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का नामांकन करने जाता है तो 50 सदस्य, संसद सदस्य, इसके प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इन शर्तों को पूरा करता है वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ आगे ये देखा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है।
आइए मित्रों, हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, और 31 विधानसभा। के निर्वाचित सदस्य। यहां मित्र एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने बताया निर्वाचित, अर्थात जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा कह लीजिए, 1 सदस्य मनोनीत करता है। तो क्या ये मनोनीत सदस्य जो 2, 12 और 1 हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे? तो नहीं मित्रों, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचक मंडल का कौन कौन सदस्य होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो मित्रों लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभा में यहां समझने की बात है कि 2 संघशासित क्षेत्र प्रदेश हैं, जो दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि किन संघशासित प्रदेशों में विधानसभा है? तो ये केवल 2 ही ऐसे संघशासित क्षेत्र है जहां विधानसभा है। तो मित्रों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचक मंडल में ये सदस्य होते हैं। आइए, यहां एक क्वेश्चन पूछता है कि ये 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया। अब यहां एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? कितनी बार? जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो अब स्वाभाविक प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो मित्रों यहां समझने वाली बात है कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान इस पे मौन है कि कोई व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ेगा। अर्थात कोई व्यक्ति जितनी बार इच्छा हो उतनी बार चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। अब आगे महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से संपन्न किया जाता है भारत में। आइए, निर्वाचन प्रक्रिया। यहां 2-3 शब्द ध्यान देने की बात है। पहला, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है।
अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसा कि हमने बताया है कि भारत में दो तरह के चुनाव संपन्न किए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिसमें जनता स्वयं भागीदारी करती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष भागीदारी न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि लोकसभा और विधानसभाओं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो मेरे प्रतिनिधि हैं, हम लोग प्रतिनिधि हैं, जिसको आप चुनते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसीलिए यह अप्रत्यक्ष है। दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और तीसरा शब्द एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय, इसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस विधि से, तब प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न किया जाता है। ये प्रक्रिया है। आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है। शपथ तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाता है। मित्रों, आगे चर्चा है। यहां समझने की बात है कि राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद देश में मुख्य न्यायाधीश का ही होता है, सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए वह उनको शपथ दिलाता है। अब आगे चर्चा के वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते आ जाइए। वेतन भत्ते हमेशा संसद तय करेगी कि कितना दिया जाए। संसद द्वारा तय किया जाता है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन और कितना भत्ता दिया जाए, और यह भारत के संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि से। अब संचित निधि समझने की बात है। संचित निधि वो निधि होता है जहां भारत सरकार जो भी टैक्स से पैसा वसूलती है, उस पैसे को इस कोष में रख देती है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इसी निधि से राष्ट्रपति को उनका वेतन दिया जाता है, और वर्तमान में वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपया दिया जाता है। अन्य कई तरह की रियायतें दी जाती हैं, जैसे आवास भाता, चिकित्सा भाता, यात्रा भाता, तो बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद गौरवमयी पद है, और उस पद के अनुकूल उनको रहने, खाने, यात्रा, घूमने सबकी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि भारत का राष्ट्रपति गरिमामय ढंग से रह सके। ठीक है मित्रों, अब आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, कैसे हटा दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 61 कहता है, अनुच्छेद 61 कि हटाने की विधि महाभियोग है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग एक प्रक्रिया है। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि महाभियोग एक प्रक्रिया कैसे है। चलिए मान लेते हैं यह लोकसभा है और यह राज्यसभा है। इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आ सकता है। मान लें
कि यदि लोकसभा में प्रस्ताव आया तो कुल सदस्य संख्या का 1/4% का हस्ताक्षर होना चाहिए। पहली चरण कि जिस सदन में भी, या राज्यसभा में आया या लोकसभा में, जो भी सदन राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाता है, उस प्रस्ताव को उस सदन में अपने उपस्थित और मतदान करने से कुल मिला के 1/4 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन होना चाहिए। फिर यह सदन अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करेगा, अगर यहां प्रस्ताव आता है। फिर यहां से होने के बाद यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन क्या करता है? आरोप की जांच करता है। आरोप की जांच करेगा और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहता है, उपराष्ट्रपति उसके कार्य को करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं या किसी दूसरे को के द्वारा अपने पक्ष को रख सकता है। अब जांच करने के बाद यदि दूसरा सदन दोषी पाता है और अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उसी समय से अपने पद से मुक्त माना जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आज तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू की गई है, कभी सफल नहीं हुआ है। मित्रों, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले, महाभियोग की प्रक्रिया अगर शुरू करना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है कि आपके विरुद्ध अविश्वास का महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। आगे मित्रों चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है मित्रों, अब हम राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य संपन्न करता है। तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी कार्य, आइए देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। कौन प्रधान है? तो राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहारिक प्रधान कौन है? व्यवहारिक प्रधान होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति अपने जिन भी शक्तियों का प्रयोग करेगा वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा। व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से बहुत तरह के कार्यों को करता है। पहले तो वह पीएम की नियुक्ति करता है, पीएम के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्री। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के आयोग, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा निर्वाचन आयोग,
तीसरा SC/ST आयोग, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो भी करता है वो प्रधानमंत्री के सलाह और परामर्श से करता है। राष्ट्रपति स्वयं की इच्छा से कुछ नहीं करता है। और इसी में अन्य नाम भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एवं महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संपन्न किया है। आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के विधायी अधिकारों कि राष्ट्रपति कौन कौन से विधायी अधिकारों का प्रयोग करता है। मित्रों, यहाँ केवल यही बताना था कि कार्यपालिका या कार्यकारी अधिकार में राष्ट्रपति देश के महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करता है। यही कार्यपालिका संबंधी उसके महत्वपूर्ण कार्य है। आगे विधायी कार्यों पर चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम आगे राष्ट्रपति के विधायी संबंधी कार्यों पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन से विधायी कार्य करता है। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण है संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना एवं विघटन करना। यहां हम अर्थ समझ लेते हैं कि सत्र मतलब क्या होता है। सत्र मतलब बैठक होता है। सत्र का अर्थ होता है बैठक। सत्रावसान का मतलब यहां पहले ये समझिए कि संसद के 2 सत्र होते हैं। संसद के 2 सत्र, और ये दोनों सत्र 6-6 माह के अंतराल पर होते हैं। 6-6 माह के अंतराल पे होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संसद के 2 बैठकों के बीच कितना समय अवधि होती है, तो ये होती है 6 माह। इस 6 माह के बाद और इस 6 माह के मध्य जो रिक्त समय है उसको कहते हैं सत्रावसान। इस अवकाश को सत्रावसान कहा जाता है। और विघटन का अर्थ होता है लोकसभा भंग हो जाना। मतलब कार्यकाल पूरा कर लेना, या राष्ट्रपति द्वारा विघटित कर दिया जाएगा। उसके बाद नया चुनाव करना पड़ता है। अगर लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, विघटित कर दे राष्ट्रपति, तो लोकसभा का चुनाव पुनः कराया जाएगा, पुनः मंत्रिमंडल बनेगा, आदि आदि चीजें। अब दूसरा, राष्ट्रपति के विधायी कार्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरा, मनोनीत। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि लोकसभा के 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे और राज्यसभा के 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान वाले लोग होंगे। यहां आंग्ल समुदाय का अर्थ यह है कि ऐसे लोग जिनके माँ बाप में से कुछ अंग्रेज हों, माँ या बाप में से कोई अंग्रेज हो और वो यहीं रहते हैं। चूंकि वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, चुनाव जीत के नहीं आ सकते हैं, इसीलिए सदन में उनका भी प्रतिनिधित्व बना रहे, इसके लिए राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनीत करता है। आगे, अब राष्ट्रपति का एक विधायी कार्य है इस संयुक्त बैठक को बुलाना। जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक को बुलाता है। संसद के संयुक्त बैठक को बुलाता है।
बैठक बुलाता है और संबोधित करता है, संबोधित करता है उसको। ऐसा प्रत्येक चुनाव के बाद या प्रत्येक वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाता है और उसको संबोधित करता है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, राष्ट्रपति संसद की बैठक को तो बुलाता है, लेकिन यही अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, या संयुक्त बैठक कह लीजिए। संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति ही बुलाता है संसद की संयुक्त बैठक को और संबोधित करता है, और लोकसभा अध्यक्ष इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। आगे चर्चा करेंगे कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायी के तहत, विधायी कार्य के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश, यहां अध्यादेश को समझने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने बताया कि संसद के 2 सत्र होते हैं, 2 सत्र होते हैं, और ये दोनों 6-6 माह के अंतराल पर बुलाए जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये संसद का पहला सत्र है और सत्र समाप्त हो गया और कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि कानून बनाना अनिवार्य हो गया, जैसा कि सदैव सत्र में, जब संसद सत्र में होता है तभी देश में कानून बनाया जाता है। अगर एक संसद का सत्र समाप्त हो गया है और दूसरा 6 माह बाद आएगा, तो ऐसे में यदि कभी जरूरत पड़ी देश को कानून बनाने के लिए, आवश्यकता पड़ गई, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कानून बना सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यह अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर, मित्रों ये ध्यान देने की आवश्यकता है, संसद का सत्र शुरू हो जाएगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को स्वीकृति संसद की मिलनी अनिवार्य है, अन्यथा यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब आगे चर्चा करेंगे हम राष्ट्रपति के न्यायिक कार्य, कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्यों को न्याय के क्षेत्र में संपन्न करता है। आइए मित्रों, राष्ट्रपति के न्याय संबंधी कार्य देखते हैं। चलिए मित्रों, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन से न्यायिक कार्य को संपन्न करता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला कार्य यह करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, जजों की नियुक्ति करता है। दूसरा कार्य अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को जिनको मृत्यु दंड प्राप्त है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, उनको क्षमा कर सकता है, मतलब क्षमा दान की शक्ति है उसको। किसी को मृत्यु मिला है, मृत्यु दंड मिला है, तो उस मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, किसी दंड की अवधि को घटा सकता है। यह है राष्ट्रपति के न्यायिक कार्य। एक और महत्वपूर्ण कार्य है अनुच्छेद 143। इसके तहत राष्ट्रपति को जब भी जरूरत होगी वह सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी मुद्दे पर, राष्ट्रपति को लगता है कि इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की आवश्यकता है, तो वह ले सकता है। तो हम राष्ट्रपति के न्यायिक कार्य को 3 आधारों पर देखते हैं। पहला, वह जजों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। दूसरा, अनुच्छेद 72 के तहत वह क्षमादान की शक्ति रखता है, किसी भी मृत्यु दंड, उसके तहत किसी भी मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु दंड को समाप्त कर सकता है, उसके दंड की अवधि को कम कर सकता है। और अनुच्छेद 43 के तहत वह जरूरत पड़ने पर, यदि देश के सामने
या उसके सामने कभी विधिक संकट आया और सलाह लेने की सुप्रीम कोर्ट से आवश्यकता पड़ी, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। मित्रों, अब आगे चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के वित्तीय संबंधी कार्य कि कौन कौन से वित्तीय कार्य करता है। चलिए मित्रों, देखते हैं राष्ट्रपति वित्तीय संबंधी कौन काम करता है, कौन कौन से ऐसे वित्त संबंधी कार्य हैं जो राष्ट्रपति करता है। तो सबसे पहले धन विधेयक एवं अनुदान मांग को सदन में रखवाता है। अनुदान मांग को सदन में रखवाएगा, पहला काम। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि धन विधेयक किसको कहते हैं। बस यहाँ यही जानने की आवश्यकता है कि धन विधेयक और अनुदान मांग को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष जो बजट पास होता है, राष्ट्रपति उस बजट को रखवाता है। तीसरा, अनुच्छेद 280 के तहत वह वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है ताकि आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाता है और इसके क्या कार्य है। इस तरह से मित्रों, यही राष्ट्रपति के वित्तीय संबंधी मुख्यतः कार्य हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है मित्रों, आगे अब राष्ट्रपति के सैन्य संबंधी अधिकारों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, अब चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के सैन्य कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सैन्य कमांडर है। पहला सर्वोच्च सैन्य कमांडर, वह सर्वोच्च कमांडर है देश का। दूसरा कार्य उसका है तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। तीसरा कार्य युद्ध और शांति की घोषणा, युद्ध एवं शांति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शांति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यही राष्ट्रपति के सैन्य संबंधी कार्य है और यही बार बार आपसे एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चर्चा करेंगे राजनयिक कार्य। राष्ट्रपति के राजनयिक कार्य कौन कौन से हैं, आइए। ठीक है मित्रों, अब चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के राजनयिक कार्य। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के राजदूत विश्व के भिन्न भिन्न देशों में नियुक्त किए जाते हैं और विश्व के भिन्न भिन्न देशों के राजदूत भारत में नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत से जो भी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं विदेशों में, उनको नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और दूसरे देशों के जो राजदूत होते हैं, दूसरे देशों के राजदूत जो भारत में नियुक्त होते हैं, वह अपना परिचय पत्र या परिचय पत्र कह लीजिए, राष्ट्रपति को सौंपते हैं ताकि उनको उनके पद पर नियुक्ति कराया जा सके। दूसरा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत द्वारा किया जाता है, संधि एवं समझौते, वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। तो कुछ विशेष नहीं है राष्ट्रपति के राजनयिक संबंधी कार्य में। यही महत्वपूर्ण है कि जो भारत के राजदूत विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जो विदेशी राजदूत आते हैं भारत में नियुक्त होकर के, तो राष्ट्रपति के पास अपना परिचय पत्र देते हैं
जमा कराते हैं ताकि पता चल सके कि इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और दूसरा, जो भी भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समझौता किया जाता है, उस शांति और समझौता वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। मित्रों, जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य और अधिकारों पर चर्चा की, लेकिन एक बात और, ये सारे अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति करता है। और सलाह का मतलब यह है कि कभी सलाह को, कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी तरह से, चाहे वो सलाह गलत हो या सही हो, उसकी समीक्षा नहीं होती है सलाह की। ठीक है मित्रों, एक और महत्वपूर्ण, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विषयांतर हो गए, लेकिन एक छोटा सा शब्द है गणपूर्ति। गणपूर्ति, सॉरी मित्रों, सॉरी।